देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो जरा। एकोमोडेशन ऑफ आई से क्या मतलब है? मतलब अगर हम आई की शेप को स्टडी करें, मतलब ये तो तुमने सबने 6th 7th 8th में भी पढ़ लिया होगा। देखो ये आई लेंस है, ये आई बॉल है, ये रेटिना है इधर, ठीक है ना भाई? और इस रेटिना से ये छोटी छोटी नर्व्स निकली रहती हैं, ऑप्टिकल नर्व कहते हैं जिन्हें। हेलो। यस सर। तो ये जाती है हमारे ब्रेन को। अब देखो ध्यान से होगा क्या कि भाई अगर तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दी, तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी, ये बात पक्की है। यहाँ पे तो इतना पार्ट जो होगा वो इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज भी यहीं बन रही है रेटिना पे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है उसकी भी इमेज यहीं बन रही है। तो तुम इसमें एक चीज देखो कि अगर हम इस लेंस की बात करें जो हमारी आंख में है, 1/v - 1/u = 1/f है। यस सर। तो अगर तुम देख रहे हो तो ये जो डायमीटर ऑफ आई बॉल है ये कोई ना चेंज हो रहा है। इसका मतलब v कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना भाई? बोलो। हेलो। यस सर। तो अब अगर v कांस्टेंट है तो हम अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो u तो वेरिएबल है। तो ऐसी क्या चीज है जो अलग अलग u के लिए भी सेम v प्रोवाइड कर रही है? बोलो। कैसा? मैं कह रहा हूं कि अलग अलग जगह रखी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो सबकी इमेज रेटिना पे ही बनती है। और आई लेंस से रेटिना, जो ये आई बॉल का डायमीटर है, ये कोई चेंज होता है? ये तो फिक्स रहता है। तो जो लेंस है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अलग अलग जगह रखी ऑब्जेक्ट के लिए यू अलग अलग है, पर फिर भी आई लेंस सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स की इमेज एक फिक्स जगह पे बना देता है, मतलब कांस्टेंट वी है, यू चेंज हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग अलग यू के लिए वी एक ही जगह फोकस हो जाए? फोकल जो लेंथ लेंस चेंज हो होता रही है है। उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है और वो हाँ, अकोमोडेट वही करता है। मतलब ये जो एफ है, ये फोकल लेंथ जो है लेंस की, ये वेरिएबल होती है एक्चुअली में। अब जरा इसको अगर हम एनालाइज करें भाई कि इसमें क्या ही सीन होता है, देखो जरा ध्यान से। इसमें ये है कि जैसे ये आई लेंस है, यहाँ ना इस ये जिन से आई बॉल से कनेक्टेड होता है वो कहलाती है सिलियरी मसल्स या फिर ऑप्टिकल मसल्स, यस सर। ठीक है ना? तो इनका काम क्या होता है ऑप्टिकल मसल्स का, सिलियरी मसल्स का? देखो ये जो ये मसल्स हैं, ये भाई ये कनेक्टेड होते हैं इसकी आउटर बाउंड्री से। तो अगर ये इसको बाहर की तरफ पुल कर रही है, मान लो, मान लीजिएगा कि भाई ये इस लेंस को ऐसे बाहर की तरफ पुल कर रही है ऊपर को, तो तुम ये देखो कि ये जो ये लेंस है ये ज्यादा फ्लैट हो रहा है। यस सर। सर। तो जब ये बाहर की तरफ जा रही है तो ज्यादा फ्लैट हो रहा है। तो अगर तुमने नोट किया हो भाई, 1/f = μ - 1 × 2/r, याद है? हम्म। अरे 1/r1 - 1/r2 होता है, फिर वो अगर इक्वल बाई फोकल लेंथ तो आर को अगर सेम रखें तो 2/r ही तो आता है। यस सर। तो अगर आर यहाँ पे देखो तो ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी तो बढ़ेगी। यस सर। यस।
हाँ, अच्छा, अगर ये जो ऑप्टिकल मसल्स हैं, ये अगर सपोज करो भाई थोड़ी सी अंदर की तरफ को इसे प्रेस करती है यूं, तो जब ये इसे अंदर की तरफ प्रेस करेंगी तो ये आई लेंस है, ये थोड़ा ऐसे मोटा होने लगेगा। हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टिकल मसल्स जो है ये किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है। अब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि अलग अलग u के लिए इतना चेंज करती है ये ऑप्टिकल मसल्स फोकल लेंथ को कि हमेशा इमेज रेटिना पे ही बनती रहे और ऑब्जेक्ट हमें, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, तुम देखो कि तुम्हें अपनी कॉपी के आसपास की चीजें भी दिख रही है, सडनली तुम अपने रूम में किसी स्विच बोर्ड बल्ब टीवी को देखने लगो तो वो भी तुम्हें दिखाई देता है, फिर तुम अचानक से मून को देखने लगो वो भी तुम्हें दिख जाएगा। यस सर। Yes, sir. मतलब ये प्रोसेस काफी फास्ट होता है कि इतनी जल्दी ऑब्जेक्ट चेंज होने से पोजीशन वाइज तो उसकी इमेज को बदलने के लिए फोकल लेंथ भी इमीडिएट बदल जाती है। समझ गए? यस सर। तो अब देखो ध्यान से कि ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो वो आंख से, अगर तुम उसे एक हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जर्व करो तो वो दिखेगी नहीं तुम्हें, ठीक है ना? कुछ ब्लर्ड सी दिखती है सर। Sir, blood मतलब vision मतलब होगा। इसका मतलब ये है ना कि उसके बाद वो दिख नहीं रही, बस ये समझो। यस सर। Yes, sir. और दूर तक तो भाई तुम्हें इन्फिनिटी की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। दिखती है। तो तुम ये देखो कि आई लेंस जो है वो सिर्फ इतना चेंज कर सकता है फोकल लेंथ को कि वो इन्फिनिटी से और 25 सेंटीमीटर तक उसको चेंज कर सके, मतलब तुम्हें एक ऑब्जेक्ट वो दिखा सके 25 तक और इन्फिनिटी से। 25 से पहले की तरफ अगर रखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आंख की जो ऑप्टिकल मसल्स हैं उनकी कैपेसिटी लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में खत्म हो जाती है, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड चीजें दिखाई देती नहीं। यस सर। हाँ सही है ना? जी तो सर। अलग अलग जगह रखी ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी रेटिना पे फोकस करने के लिए जो आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंज है उसी को हम एकोमोडेशन ऑफ आई कह रहे हैं। यस ठीक है? सर। ठीक है ठीक है सर। सर। किसी भी मतलब नियरेस्ट विजिबल डिस्टेंस को हम नियर पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट को हम फार पॉइंट कहते हैं। हेल्दी आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है और ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है? यस सर। अब होता क्या है कि अ, अब इसके बाद फिर डिफेक्ट्स ऑफ आई शुरू हो जाते हैं। ये तो तुमने एट्थ वगैरह में भी पढ़ा होगा। यस सर। 10th में पढ़ा था। ये बढ़िया है। अब डिफेक्ट्स ऑफ आई में अपने पास ना चार डिफेक्ट पढ़ने को है नॉर्मली। एक है प्रेसबायोपिया, दूसरा है एस्टिग्मेटिज्म, तीसरा है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, और चौथा है हाइपरमेट्रोपिया। और लॉन्ग साइटेडनेस। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो जरा पहला प्रेस बायोपिया के ऊपर फोकस करो, जरा बताओ किसे कहते हैं। इसमें पास का और दूर मतलब का पास दोनों का नहीं देखने में दिख। प्रॉब्लम होती है। ध्रुव किसे कहते हैं भाई?
ध्रुव, सर इसमें पास को और दूर को दोनों में देखने में दिक्कत होती है। हाँ, और ये डिफेक्ट जो होता है ये एज के एडवांसमेंट के साथ होता है। तुमने एक चीज फोकस की होगी कि जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो मतलब एज के साथ थोड़ी रिजिड हो जाती है। यस सर। हाँ, तो एज के साथ रिजिड होने से जो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनमें से ऑप्टिकल मसल्स भी इन्वॉल्व होंगी, तो वो आई लेंस को इतना वो नहीं करा पाती कि मतलब उसको 25 सेंटीमीटर तक फोकस कराने से पहले ही उसकी एकोमोडेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और दूर भी वो तुमने देखा होगा, बहुत से दफे आदमी ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता, तो वो फिर दूर की भी प्रॉब्लम आती है उसको। यस सर। तो इसी को ही प्रेस बायोपिया कहते हैं कि इसमें आदमी को पास का भी ठीक से नहीं दिखाई दे, मतलब दोनों उसकी एकोमोडेशन पावर 25 वीक हो सेंटीमीटर, गई हाँ मतलब। 25 सेंटीमीटर से पहले ही खत्म हो जाती है, और इन्फिनिटी से भी पहले ही खत्म हो जाती है। अच्छा चलो, ये बायो वाला लड़का है, इससे पूछता है मुझे, कहाँ गया भाई सिद्धांत? Yes, sir. मतलब तू तो बायो का लड़का है, देखो तेरा दिमाग भी थोड़ा मुझे ठीक सा दिखाई देता है। मतलब अगर हम ये कहें, मान लो कल को तो डॉक्टर बन गया, Yes, sir. तो डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि भाई आदमी सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर सिर्फ दवाइयाँ देते रहो जो उसने पढ़ा है रूटीन में, उसको ना कुछ नया भी तो करना चाहिए लाइफ में अपनी। Yes, sir. मतलब जो तुम ये देखो, हम जैसे प्रेस बायोपिया का केस कह रहे हैं, हाँ जी सर। जो कोई भी स्ट्रोक से रिलेटेड बीमारी है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो तुम्हारी पैरालिसिस है, या फिर फेशियल पैरालिसिस है, इस तरह से कोई भी चीज, ये सब स्ट्रोक में तो आएंगी। अब देखो प्रेस बायोपिया की जो एडजस्टमेंट है उसमें भी मसल इन्वॉल्व है, तुम्हारी जो हार्ट है उसमें भी मसल इन्वॉल्व है, क्योंकि हार्ट अपने आप में खुद ही एक मसल हाँ जी सर। है। मसल्स के साथ ऐसा क्या होता है कि ये ओल्ड एज में इनकी वर्किंग एबिलिटी कम हो जाती है? मतलब ऐसी क्या चीज है कि एज के साथ साथ जो मस्कुलर सिस्टम है वो रिजिड हो जाता है? सर होता क्या है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, आयंस चाहिए होते हैं बेसिकली। अच्छा। तो हम मतलब फूड लेते हैं तो आयंस, तो आगे जाके क्या होता है, फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो हम्म आयंस की कमी होगी। और हम्म आयंस होते हैं रेस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हम्म मसल्स की। हम्म तो हम हम आयंस नहीं ले पा रहे, तो फिर ना, क्योंकि आयंस फिर फाइनली हमारी बॉडी में, तभी तो कहते हैं सर कि हड्डियां भी डैमेज वो हो जाती हैं, घिस जाती है, क्योंकि सर कैल्शियम फिर हमारी बॉडी से मतलब फूड से ना लेते हुए हमारी बॉडी से ही लेने लगता है, तो हम्म। हड्डियां भी इसलिए कमजोर हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाएंगे अच्छी तरह, रिलैक्सेशन ये होता है सर। नहीं, तुम तो ऐसा क्या है कि जो अपनी बॉडी फूड को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही? तो तुम जैसे फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो चीजें हैं, मतलब वो डायरेक्ट दे दो बॉडी को। मतलब बॉडी मेटाबॉलिक से कैटाबॉलिक क्यों होती है? क्यों भाई अक्षरित? ये सर सोच रहा हूँ। सोच सिद्धांत। हाँ सर, सोच रहा हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी ना देखो बचपन से और जवानी तक मेटाबॉलिक रहती है, हूँ सर। हाँ जी ओल्ड सर। ओल्ड एज में वो कैटाबॉलिक क्यों हो जाती है?
सर बेसिकली हॉर्मोन्स से हो सकता है कुछ रिलेटेड, कि हॉर्मोन्स बाद में डेवलप वो होना, स्टिमुलेट होना ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और चीज़ ये हो सकता है। बाहर से ले लो। हाँ सर, फिर बाद में शायद इसलिए तो बाद में फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है फिर शायद। तो फिर भी तो यंग एज कहाँ आती है वापस? हाँ वो बात नहीं। तुम सब लोगों को मतलब जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, कहाँ गए भाई दोनों? यस So, दोनों yes, sir. मतलब देखो, मेरी तुम्हें पर्सनल सजेशन है भाई, ऐसा तो है नहीं किसी के ऊपर फोर्स तो किसी को कर नहीं सकते, समझ रहे हो? Yes, sir. मतलब मेरी तुम्हें ये पर्सनल सजेशन है कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, मान लो तुमने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद तुम्हारी भाई एमडी करनी हो तो तुम्हें एमडी कंप्लीट होगी, और एमएस करना है तो एमएस कंप्लीट हो गया, डीएम करना है डीएम भी कंप्लीट होगा, मतलब एक टाइम तो वो होएगा ना कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ इसका मतलब मनुष्य जीवन से संबंधित जितना भी एलोपैथ में तुम्हें पढ़ना है, तुम एक टाइम पे उसको खत्म कर लो। जी सर। उसके बाद तो फिर रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, वही रेगुलर रूटीन में दवाई देनी तुम्हें, वही अपना सर्जरी करनी, वही सारे काम, तो कुछ और भी बचेगा? ठीक है सर। हाँ जी सर। उसके बाद मेरी तुम्हें पर्सनल सजेशन है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम थोड़ा आयुर्वेद पढ़ना। ओके सर। समझ गए ना? ठीक है सर। मतलब देखो, ये किसी ऐसे आदमी को तो सजेस्ट नहीं करी जा सकती जिसको कि मतलब जो कम दिमाग आदमी हो ना, क्योंकि से अपनी पढ़ाई थोड़ी दिक्कत करती है कि वो इन्हीं से जान छुड़ा नहीं पा रही है, क्योंकि इनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। पर फिर भी जब तुम्हारा मन हो कभी, जब तुम्हारी एज 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, जब तुम्हारे पास कुछ करने को ना बचे, तो तुम इसे पढ़ना जरूर। ठीक है सर। समझिए ना, मतलब कभी तुम्हें मेरी बात ऐसी लगे कि मतलब मैं एवं ही कह रहा हूँ, मैं मतलब काफी सीरियसली मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। जैसे अगर मान लो एलोपैथ में कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको ऑटो इम्यून डिजीज कह के छोड़ दिया जाता है। हाँ जी सर। यस उनमें से ये रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक है सर। है। उसमें यही मानते हैं कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उन लिगामेंट्स के आसपास जो प्रोटीन होती है, तो उस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है। तो बेसिकली वो करती क्या है कि उसी को ही ऐसा समझने लगती है कि मतलब हमारी बॉडी में जहां जहां भी ये प्रोटीन दिखेगी कि वही हमारा एनिमी है, वो उसे ही नुकसान पहुंचाने लगेगी। ऑटो यस इम्यून सर। डिसऑर्डर है ना। हाँ, तो उसमें सारे लिगामेंट्स वगैरह, जॉइंट्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। समझ गए? सुनाई दे रही है भाई? यस सर। यस सर। तो मैं तुम्हें अपने लाइफ की एक रियल इंसिडेंस बता रहा हूँ। तो मतलब अभी 4 एक साल पहले एक लड़की थी अन्नू, उसके पिताजी इसमें थे, क्या कहते हैं, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है अपने यहाँ, उसमें थे उसके पिताजी। वो छोटी लड़की थी, करीब 12 साल के आसपास की होगी, 10 12 साल की। तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अब उन्होंने दिखाया उसको चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ वगैरह भी उसका कम से कम ना उन्होंने 3 4 साल ट्रीटमेंट करते रहे वो। बेसिकली हुआ ये कि उसका पैर भी मुड़ गया, हाथ भी मुड़ गया, और चलने फिरने में भी उसको प्रॉब्लम होने लगी। मेरे पास उसकी रिपोर्ट भी है, अगर तुम चाहोगे तो देखो, तुम मेडिकल वाले बच्चे हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है? ओके। अकेली लड़की थी वो। तो मतलब उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन काफी सीवियर होता है बॉडी में, तो वो इतनी तेज रोती थी लड़की की, पड़ोसी भी कहते थे कि भाई इसे ना कुछ मतलब मॉर्फिन वगैरह दे के, कुछ भी दे के सुलाओ, जिससे कि कम से कम हम तो ना जागे रात भर। तो अब बड़े परेशान करें क्या? तो
वो किसी भी पता नहीं किस तरह से मुझे मतलब मुझे पता चला उनका। तो जब मैं शेखर नर्सिंग होम के बराबर में जहाँ आजकल ये अचीवर खुली है मैं यहीं पढ़ाता था। तो जब वो इस लड़की को दिखाने लाए मुझे तो वो गोद में लेके ऊपर चढ़े थे उस जीने में। यस सर। अच्छा ठीक है सर। तो मतलब चूंकि मुझे आयुर्वेद पढ़ने का अननेसेसरी का शौक है, जैसे किसी का कोई किसी चीज से कोई कंसेप्चुअल लिंक नहीं है पर फिर भी कुछ आदमी होते हैं ना खुरापाती, तो मुझे जो भी चीज चलती है मैं पढ़ लेता हूँ। तो फिर यस सर। तो मैंने जब उसे देखा तो कंफर्म था कि उसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, वो रिपोर्ट भी साथ लाए थे। तो मुझे पता है कि उसमें कुछ प्लांट्स वगैरह या कुछ हर्ब्स वगैरह अच्छी काम करती हैं, तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बता दिया। तो उन्होंने वो प्लांट ढूंढी शहर में, उसको वो घोट घाट के उसे देने लगे। 3 महीने बाद वो लड़की के जॉइंट भी नॉर्मल हो गए। नहीं तो उसे डॉक्टर ने हिप और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस कर दिया था, जो कि डॉक्टर जो ये है तुम्हारे हृदय से, इन्होंने कह दिया था कि जी अभी तो छोटी है, इतनी छोटी एज में नहीं कर सकते। यस पर अब वो लड़की ठीक है, साइकिल चलाते हुए घूमती है। साइकिल भी मैंने ही दिलाई थी उसे। उसके बाद उसकी रिपोर्ट दोबारा कराई तो वो रिपोर्ट उसकी नेगेटिव थी। सर, बहुत बढ़िया करा आपने, मतलब क्या कहूँ। हाँ वो मतलब फ्री में इलाज हो गया देखो उसका, जबकि वो 4-5 लाख रुपए में खर्च कर चुके थे उस पर। अब तुम्हें दूसरा मैं बताता हूँ। अपने यहाँ मुजफ्फरनगर में सर्जन है सदर बाजार में, समझ रहे हो? अच्छा सर। तो ये लेटेस्ट 2021 का किस्सा है। तो हाँ जी सर। यस सर। तो उनको भी आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ गए। अब ठीक है सर। अब डॉक्टर को तो पता है ना आर ए फैक्टर पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है। अब काफी टफ कंडीशन है, तो मैंने उनको ऐसे ही सजेस्ट कर दिया कि आप ये ले लो। तो वो ये कह रहे थे कि मतलब मेरे हाथ से सर्जरी करते टाइम कैंची वैंची पकड़ने में मुझे दिक्कत होने लगी थी, मतलब सीवियरनेस धीरे धीरे बढ़ रही। यस। वो भी ठीक है। तीसरा तीसरा केस, मतलब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझे कोई बहुत ज्यादा किसी चीजों की पता है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें उसकी ज्यादा बेनिफिट होगा, सोसाइटी को भी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि तुम्हारा वो कोर सब्जेक्ट है। दूसरा, सर। जी। जो ये जिन सर्जन की मैंने तुम्हें बात बताई है अभी, इनके भाई सहारनपुर में है किसी अच्छी बड़ी कंपनी में मैनेजर है, आईटीसी में है, पता नहीं किसमें, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। तो उनके भाई को ना कान की दिक्कत थी, समझ पा रहे हो? जी। तो कान में से वही फ्लूइड डिस्चार्ज होना, इस तरह की चीजें। तो डॉक्टर गजराज का ट्रीटमेंट चल रहा था उनका सालों से। 1-2 दिन से, मतलब 3-3 महीने 4-4 महीने का कोर्स चल रहा था उनका। उसका मतलब वो एंटीबायोटिक दे देते थे, अगली बार फिर डिस्चार्ज शुरू हो जाता, फिर स्टेज बढ़ा देते थे। तो वो भी परेशान और डॉक्टर भी परेशान। तो सर। उनको मैंने 2 गोली आयुर्वेद की बताई थी, आप ये लेके खा लेना कहीं से भी, मतलब 2 टैबलेट 15 दिन के लिए। तो इवन डॉक्टर साहब भी जो गुजराए थे वो इतने सरप्राइज थे, उनको हमने कुछ बताया तो है नहीं कि इनको क्या दिया है। पर वो ये कह रहे थे कि क्या ये तुम्हारा ही कान है किसी और का है, तुमने इन कान के साथ करा क्या है, मतलब वो खुद इतने सरप्राइज थे। तो इसलिए मैं तुम्हारे से ये बात कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो भाई तुम लोग एक बार ना आयुर्वेद पढ़ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज यस सर। यस सर, सब मतलब वे नेचुरल तरीके होते हैं ना, तो अच्छे बेनिफिट रहते हैं। है। नेचुरल तरीके नहीं ना, मतलब ये समझो कि देखो वो ना एक बड़ी पुरानी साइंस है जो हमारे हाथ से छूट के जा रही है। इसको इस तरह से समझो कि देखो इस दुनिया में जो 2 बड़े बिजनेसेस है ना, यस वो कौन कौन से हैं, बोलो? जी सर।
फार्मास्यू एक है भैया आर्म्स और दूसरा है फार्म। न्यूट्रिकल्स। यस सर। मतलब इसकी कंजम्पशन के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और इसके कंजम्पशन के लिए लोगों को बीमार कराया जाता है। हाँ जी सर। ये जो फिलहाल तुम कोरोना का जो साइकिल देख रहे हो, मतलब ये एक्चुअली में कुछ नहीं है। ये मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इसको ना पिछले काफी दिन से स्टडी कर रहा हूँ। ये सीधा सीधा फार्मा कंपनियों का नेक्सस है। चाहे तुम इसको देख लेना, डीपली स्टडी करके तुम्हें समझ आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इनके हर बार तीसरे चौथे महीने बाद इसके वेरिएंट अपडेट हो रहे हैं ना, जैसे कि कंपनी किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है। यस यस सर। हाँ, और ये देखो जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सिर्फ अब आदमी लड़ने को तो तैयार है नहीं, तो जब लड़ने के लिए नहीं तो चलो बीमार हो जाओ, बीमारी से पैसे कमाएंगे। तो तुम देखो, अगर तुमने नोट किया हो कभी कि आरओ वगैरह जो मशीन बेची गई ना, यस तो आरओ मशीन जो है इसमें पानी को एक तरीके से डिस्टिल्ड वाटर टाइप में कन्वर्ट कर देती है। उसमें से सारे मिनरल तो खत्म कर देती है। तो जब हाँ आदमी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर मल्टीनेशनल कंपनी उसको कैप्सूल बेचने लगेंगे उन मिनरल के। तो ये टू साइडेड बिजनेस करते हैं ये लोग। सर। पहले लोगों को पहले लोगों को बीमार करो फिर उन्हें ट्रीट करो। जबकि अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो देखो, अपनी जो संस्कृति है वो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथ से आयुर्वेद को अलग अलग करो, मतलब अपनी जो संस्कृति है वो इस तरह की है कि हम लोग ना चीटर नहीं रहे पहले से ही। यस मतलब सर। हम लोग दूसरे का हमेशा बेनिफिट करने की सोचते हैं, पर ये जो वेस्टर्न कल्चर है उसको किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय हुक पैसा चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो माइंडसेट है वो थोड़ा कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, हम लोगों का थोड़ा अलग है। तो ये जो आयुर्वेद है, इसको फिर भी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, जब भी तुम्हें अपनी लाइफ में टाइम मिले तो पढ़ना जरूर, ठीक है ना भाई। यस सर। अब दूसरी जो हम पढ़ रहे थे वो था एस्टिग्मेटिज्म। बोलो किसे कहेंगे एस्टिग्मेटिज्म, अगर किसी को पता हो तो थोड़ा। धुंधला दिखता है मतलब इसमें। क्या? सर धुंधला दिखता है मतलब सर थोड़ा। इसमें एक के ना दो दो सी इमेज बनती है, दो जने फोकस हो जाती है इमेज। ना ना, ये नहीं। थोड़ा अगर क्लियर तुम्हें आइडिया है इसका तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। अगर तुम लोगों को चीजें क्लियरली पता है तो बता दो, नहीं तो बता दो। सर लेंस में ही प्रॉब्लम आ जाती है आई के। यस सर। कर्वेचर में चेंज होता है। एक्चुअली में होता ये है, देखो, जैसे हम अगर इस बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ तो हम बोर्ड की लेंथ भी देख रहे हैं और बोर्ड ब्रेड्थ भी देख रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। यस हाँ जी। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि, मतलब अगर हम लेंथ पे फोकस करते हैं तो ब्रेड्थ गायब हो जाती है, और ब्रेड्थ पे फोकस करते हैं तो लेंथ गायब हो जाती है। समझ रहे हो? ठीक है। तो तुम्हें यस सर। ऑब्जेक्ट यस तुम्हें ऑब्जेक्ट किस तरह की दिखने लगेंगी? जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक ये आदमी है, भाई मान लो तुम इस आदमी को देख रहे हो, तो बेसिकली ये तुम्हें किस तरह से दिखने लगेगा? देखो, ये आदमी तुम्हें या तो ये आदमी तुम्हें या तो ऐसे दिखने लगेगा, सर। हाँ या फिर तुम्हें ऐसे दिखने लगेगा। मतलब ये दोनों चीजें तुम्हें साथ साथ में दिखेंगी। सर। यस समझ गए ना? सर। यस तो ये होता है भाई एस्टिग्मेटिज्म। एग्री हो इस बात से? सर। यस इसके रिमूवल के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं।
अब इसके बाद है फिर मायोपिया का केस, सुनना ध्यान से जरा। सर मुझे भी सिलेंड्रिकल लेंस बताए डॉक्टर ने। तुझे भी बताया तो हो सकता है तेरी आंख में थोड़ा इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100 के 100% हो गया हो, पर ऐसा हो सकता है ना कि थोड़ा विजन उसकी वजह से डिफर कर रहा है। जी सर। क्या प्रॉब्लम आती है देखते टाइम? कुछ भी नहीं, मतलब एक आंख से, मेरी लेफ्ट वाली आंख से दूर का नहीं दिखाई देता। जब दोनों खुली रखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो कोई नहीं। थोड़ा सा भाई अपने खाने पीने पर ध्यान रखो। एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूँ, फ्री फंड का ही ज्ञान ले लो कि ओल्ड एज में दाल खाने से भी मस्कुलर स्टिफनेस ज्यादा जल्दी बढ़ती है। ठीक है सर वो सर। डॉक्टर ने बताया कि मतलब कुछ भी खा लो पी लो कुछ भी कर लो, ये ठीक नहीं होने का। ये तो अलग चीज है। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें वो नहीं होते, आंवला नहीं होते, Yes, जी sir. सर। उसे खाना चाहिए। एक्चुअल में अपनी यहाँ पे क्या फिलहाल सभी जगह पे जो बहुत सारी प्रॉब्लम है उनका सबका जो कॉज है वो बेसिकली मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना होना और पोल्यूशन का होना। देखो ये समझ रहे हो भाई, Yes, sir. ये नॉर्मल आई का केस है कि उसे इन्फिनिटी पे रख के ऑब्जेक्ट भी फोकस करनी पड़ती है, कहाँ पे? रेटिना पे। और नियर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट होती है उसको भी वो कहाँ फोकस कर लेती है? रेटिना। ठीक है। Yes, sir. अब इसमें क्या होता है कि जो मायोप्टिक आई होती है उसको दूर का तो दिखाई देता है, दूर की चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना उसको पास का तो दिखाई देता है एक्चुअली, पर वो जो दूर की चीजें हैं उसके लिए ऐसे Yes, मतलब sir. Yes. ऐसे आदमी को, मायोप्टिक पर्सन को पास का तो एज इट इज दिखाई देता रहता है, पर जब दूर की चीजें होती है तो ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। तो रेटिना बेचारा ढूंढता रहता है कि भैया सिग्नल कोई मिल जाए, सिग्नल तो पहले ही फोकस हो गया। Yes, sir. हाँ sir. तो इस तरह की आई को हम मायोप्टिक आई कह रहे हैं कि उसको जो आदमी बिल्कुल नियर पॉइंट उसका वहीं रहता है 25 सेंटीमीटर पे, पर उसको दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है। तो दूर का देखने में जब उसे प्रॉब्लम होगी तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम ये करते हैं कि जैसे ये लेंस है, हाँ, तो यहाँ पे हम ये रेज आएंगी, तो यहाँ पे हम अगर कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो देखो ये थोड़ा सा इसको डिस्टेंट मतलब डिस्टेंट कर देगा। अब So, हाँ जी. यहाँ, हाँ यहाँ से फिर ये पीछे की तरफ shift होगा। ये समझ गए? Yes, sir. Yes, तो ये केस है किसका? sir. मायोपिक आई Myo. का। और ये इसका रिमूवल है मायोपिया का, कि इसमें हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और कल देखेंगे किस तरह से चीजें आगे काम करती हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ के आना। तुमने कहाँ तक लिख लिया है? क्या का 4 पेजेस करीब उतारे थे अभी. चलो इसे पूरा कर देना तुम आगे, फिर मैं कल एक्सप्लेन करूँ। बेसिकली इसमें एक जैसी चीज है, सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स एनलार्ज। ठीक है, पहले. Yes, sir. कल भी